नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल लगातार सड़कों पर धूल उड़ रही है और उससे फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 से ऊपर बना हुआ है। लोगों को उड़ती धूल से परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को पोल्यूशन कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर अभी भी लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार जिस तरह से दीपावली पर बहुत खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंच गया था, लेकिन अभी भी 400 से ऊपर बने रहना कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर भूमिका है तो वो उड़ने वाली सड़कों पर डस्ट है। जो PM 2.5 जो महीन कण हैं वो कहीं ना कहीं हवा में 30 से 40 फीट तक रहते हैं और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। आप साफ तौर से एक ये सेक्टर 10 की रोड है जो बिल्कुल टूटी हुई है यहाँ से, और यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं इससे जो उड़ने वाली डस्ट है वो PM 2.5 और PM 10 की जो धूल के कण हैं वो सांसों में जा रहे हैं। और वो सांसों में जाने के बाद में उसी हिसाब से साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से ये धूल है। और अगर आप मैं दिखाऊँ तो देखिए ये जो सड़क किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों की ये दशा देखकर आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि ग्रेप जरूर लागू हो गया, लेकिन पानी का छिड़काव ना तो पेड़ों पर किया गया है, ना ही सड़कों पर उड़ने वाली डस्ट पर कोई पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि आदेश हैं जरूर इस बात को लेकर के पॉल्यूशन को कम किया जाए और जो सड़कें ऐसी हैं जहां डस्ट उड़ती हो वहां कहीं ना पानी छिड़का जाए ताकि इस डस्ट को दबाया जा सके। इसके साथ साथ में ऐसी सड़कें जहां ट्रैफिक जाम लगता हो वहां स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए भी पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जाए। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक स्मूथ जरूर है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वो जब लगातार 400 से ऊपर बना रहता है तो ऐसे में जो फरीदाबाद की स्थिति जिस तरह से हम जिक्र करते हैं कि फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है और औद्योगिक नगरी में फैक्ट्रियों से निकलने वाली चिमनियों का जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। बात भी कर लेंगे, कुछ लोग हैं बाइकर से, आप निकल रहे थे यहाँ से, किस तरह से देखते हैं चूंकि डस्ट लगातार सड़कों पर है, पॉल्यूशन का स्तर कैसा है? नहीं, थोड़ा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और सरकार ने कोशिश भी पूरी कर रखी है। थोड़ा सा और हो जाए तो जो सांस लेने वाला आदमी है, जो हार्ट प्रॉब्लम वाला आदमी है, और उनके लिए काफ़ी किफ़ायत मिल जाएगी। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा जब डस्ट मुश्किल होता है। रोडें जैसे टूट रही हैं, कुछ चिमनियाँ चल रही हैं, कुछ खुले में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो इन पर थोड़ा उद्योग नगरीय इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कहीं ना कहीं लोगों की भी आवाज़ यही है कि जो चिमनियों से धुआं निकलने वाला है उस पर कंट्रोल हो। इसके साथ साथ में इन दिनों में चूंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऐसे में जो ग्रेप की हिदायतें हैं उनको भी नगर निगम या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उस पर कंट्रोल करते हुए दिखाई देने चाहिए। हालांकि अभी ऐसा कुछ फरीदाबाद में नहीं दिख रहा है, इसी वजह से जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं बल्लभगढ़ में सरकारी खाद की दुकान पर किसान खाद लेने के लिए बैठे हैं और खाद नहीं मिलने से परेशान किसान सुबह से ही खाद की दुकान पर लाइन लगा करके बैठे हुए नजर आ रहे हैं। DAP खाद के लिए परेशान किसानों से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने खास बातचीत की है। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है वो यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हैं। और जो इफ्को किसान सेवा केंद्र है बल्लभगढ़ का, ये सुबह से ही बंद है और सुबह से ही लोग जो है लाइन में बैठे हुए हैं। भारी संख्या में जो किसान महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुँची हैं। तमाम लोग जो है परेशान है। आप देख सकते हैं इधर की साइड भी काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ तक आगे तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तमाम जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, इनके पैसे की बर्बादी भी हो रही है, साथ में समय की बर्बादी भी हो रही है, लेकिन खाद है कि इनको मिलने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग जो है काफ़ी दिनों से परेशान है कि यहाँ पर माता है, किसान है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कितना परेशान हो रहे हैं आप लोग? परेशान अब यही है कि आ रहे हैं जाने किराए से हमें, फिर अपने उल्टे वापस चले जाएं जब नहीं मिले तो। क्या कहते हैं अधिकारी? अब यहाँ क्या कहें, जब यहाँ है ही नहीं तो वो बोलेंगे कहाँ से। और ये बंद पड़ा भी है, हम पहले कई बैठे दिन आए हो तब क्या बोला उन्होंने? लड़का भी आया है, मैं तो आज ही आई हूँ। पहले आई थी जब वो आधार कार्ड का नंबर लगागी, नहीं दिया। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार का यही है, हमारे टाइम पे हमें खाद दो, खाद बीज अपनी फसल बोए, जब ना वो परेशान हो ना हम हो, यही चाहते हैं हम बस। तो कुल मिला के जो है ना ये परेशान हो और ना वो लोग हों, तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं। इनसे जान लेते हैं, बैठे हुए हैं काफ़ी देर से लाइन में। कितनी देर होगी बैठे हुए बाबा? जी सुबह के बैठे हैं, 9 बजे के बैठे हैं हम तो। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। आज तो सोमवार है, सोमवार को छुट्टी। दूर से आए हैं आप? बहवलपुर से आए हैं हम। बहवलपुर से आए। और हम तो रोज आते हैं जी, रोज आए 10-15 दिन है कि चक्कर काटते काटते पर्ची में नाम लिखवा जाए फिर खाद नहीं मिलता।
पर्ची में नाम लिख लें फिर नाम नहीं आता। धक्का मुक्की खाते खाते कई बार तो मैं गिर पड़ा जी, मेरी चोट लग गई। चोट भी लगी है। हाँ चोट भी लग गई हमारा। क्या कहना चाहोगे अब सरकार से? सरकार कहती है सरकार ध्यान ही ना करे। सरकार तो और कामों में ध्यान है जमींदार की। ये अम्मा भी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहेंगे आप? 5 बजे ते बैठे यहाँ और अभी कोई यहाँ आयो ना। परेश नहीं मिल रहा खाद। आयो ना तो के बाद गेट ना आप खोले क्या तो। कहेंगे? भैया हम भी 3 दिन आ लिया, मैं तो 1 दिन में लेना है, खाद नहीं मिल रहा है। ना मिल रहा। परेशानी हो रही है। परेशानी खेत सूख गए। आज शुक्रिया हमारे खेत में। 7 बजे से बैठे काम में छोड़ कर अपने सार चा कुछ बिगड़े। जब खाती ना मिले तो 10-20 रुपया भाड़े के लगा कर बैठ जाए यहाँ के नहीं। अब उन्हें कौन जुर्माना और हमारे जुर्माना कौन भूख पिसाए मर रही है। कहा सरकार जो काय गरीब अमीर काय टाइम पे दाने ना कटे। एक तो बारिश इतनी ने जंगल बिगाड़ दिया, फिर टाइम पे खाते ही ना बैठा। बता तो आप देख सकते हैं किस तरीके का गुस्सा किसानों के अंदर है। लगातार गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। तमाम किसान जो यहाँ आकर बैठ जाते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं, लेकिन अधिकारी उनको खाद देने का नाम नहीं ले रहे हैं। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सटे हुए बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी करते हुए 1,13,50,000 रुपए बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि आरोपी के घर नशे का सामान है, लेकिन जब छापेमारी की गई तो आरोपी के घर पर नशे का सामान तो नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इसके बाद अब क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने मामले को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है और अब इनकम टैक्स मामले की जांच कर रहा है कि आखिरकार इतनी भारी रकम यहां कहां से जुटाई गई थी। तो सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। सेक्टर 23 में 753 नंबर हाउस है, उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ है। जो घर है वो मृतक विजेंद्र उर्फ लाला का, जो सबसे बड़ा तस्कर था फरीदाबाद का एनडीपीएस का। तो खबर पक्की होने के कारण हमने वहाँ रेड मारी तो उसमें वहाँ एनडीपीएस तो कुछ मिला नहीं, हमें मिले 1,13,50,000 रुपये। जी, कैसे ये पैसा कमाया गया था, कहाँ से आया, इस बात को लेकर के कोई जांच पड़ताल की गई है? हाँ, ये जो पैसा मिला ये अमित से मिला। अमित रिश्ते में विजेंद्र उर्फ लाला का साला है। अमित ने ये बताया ये पैसा मेरे जीजा का है जो कि अब मर चुका है, उसने ये पैसा मेरे को दिया था। अभी तक की जो पूछताछ है उसमें यही बात सामने आई कि विजेंद्र जो नशीले पदार्थ बेचता था उसी का ये पैसा है। अभी जांच में आगे पता चलेगा। तो वहीं फरीदाबाद के मानव रचना शिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से जिला स्तर और मंडल स्तर पर फर्स्ट आने वाले बच्चों ने सोमवार को राज्य स्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देकर सबकी वाही लूटी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के बच्चों ने सोलो डांस, ग्रुप डांस और ग्रुप सिंगिंग के साथ साथ ड्रामा आदि के कार्यक्रम पेश किए। वहीं कार्यक्रम में बड़खल विधायक सीमा त्रिखा, तिगाम विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मुख्य अतिथि ने बच्चों की स्तुति देकर उनकी जमकर तारीफ की। ये हमारे फरीदाबाद ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये बाल महोत्सव जो राज्य स्तरीय है हमारे फरीदाबाद में हो रहा है और इसका सारा क्रेडिट हमारे परवीन अत्री जी, कमलेश शास्त्री जी को जाता है और मैं मानव रचना के अमित बल्ला जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम होने के लिए अपने प्रांगण, अपना स्कूल, अपना कॉलेज दिया और इस तरह के कार्यक्रम होते रहे क्योंकि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और पूरे हरियाणा से हमारे फरीदाबाद में जो बच्चे आए हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और आपने देखी परफॉर्मेंस उनकी, छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है और ये आज उनको मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अपना हुनर यहाँ दिखा सकें। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिनका ये दिशा निर्देशन में हमारे युवा और इस तरीके के कार्यक्रम की संरचना करने वाले प्रवीण अत्री जी, इन सभी का धन्यवाद देता हूँ कि कितनी शीघ्रता से कोरोना काल से उभर करके इन्होंने बच्चों की शुरुआत की। जो बच्चे बड़े लंबे समय से घरों में बंद थे और आज उनको मौका मिला है कि भिन्न भिन्न विधाओं में आकर के प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को लोगों के सामने रख सकें। तो इसके लिए प्रवीण अत्री जी का हृदय से आभार कि निरंतर इस प्रगति में रहें। ये हरियाणा अपने आप में संस्कृति, संस्कार, परंपराओं वाला देश रहा है। मैं सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम की मैनेजमेंट जो हम कहेंगे कि हमारा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव है
उसकी पूरी की पूरी रचना जो है परवीन अत्री जी और टीम के द्वारा की गई और पूरे हरियाणा में इस कार्यक्रम के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का और हमारे महामहिम हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के, उनका दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। एक लंबे समय के बाद 2 साल के लॉकडाउन के बाद 2 साल के स्थिर हो गई थी ज़िंदगी, बिल्कुल एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और फरीदाबाद के मानव रचना के जो हमारे सभी लोग हैं, हरियाणवी और राजस्थानी को ये लोग यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो किस तरह से आज लगता है कि आपके बच्चे जो हैं इस कंपटीशन को जो पूरी टीम है जीत पाएगी? हाँ जी सर, बच्चों का जोश और मैम की और हम पेरेंट्स की मेहनत कहीं फल नहीं जाएगी सर। सब बच्चों की इतनी एनर्जी है, वो बस आगे ही रहेंगे सर। इस तरह की प्रतियोगिता के बारे में क्या कहेंगे जो अपने कल्चर से जोड़ने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन? सर ये कल्चर से बच्चों का हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हरियाणवी और राजस्थानी के कल्चर, ड्रेसअप, उनका सेंस, सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चले कि नहीं तो सब बच्चे वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये ड्रेसअप करा रहे हैं, कल्चर का कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं, किस गाँव से मतलब गाँव से जोड़ रहे हैं, ये कहा जाए तो हरियाणा और राजस्थान दोनों को। वहीं पृथला के गांव सरूरपुर में नैनपाल रावत बतौर मुख्य अतिथि कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए गोल्ड मेडल लाने पर 4 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया हुआ है। इसके फलस्वरूप गांव की प्रतिभाएं भी अब निखर कर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर सत्ता को पाने के लिए उपद्रव किया जा रहा है। जो लोग लाठी डंडे और काले झंडे लेकर घूम रहे हैं। ये जो स्कूल के संचालक है प्रवेश मलिक जी, इन्होंने गांव सरूरपुर में पहला जो नाथ कबड्डी का कंपटीशन कराया है, उसमें आज एज ए मुख्य अतिथि मुझे आने का मौका मिला है। और भाई विक्रम पहलवान जो हमारे भारत के लिए खेले हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। विजयपाल जी जो कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और इसके साथ साथ कई सारी टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया है और नाथ कबड्डी प्रतियोगिता का यहाँ पर आज आयोजन हुआ है। देखिए, बंधक तो मैं समझता हूँ किसी को नहीं बनाया, लेकिन कुछ उत्पाती तत्व, शरारती तत्व जरूर कहीं से डंडा, लाठी या झंडा दिखाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि वो किसान नहीं हो सकते। किसान मेरे क्षेत्र में भी हैं। यहाँ का किसान अपनी खेतों की बुवाई में, अपने खेतों की जुताई में, अपने धान की फसल को उठाने में लगा हुआ है और किसान कभी भी ऐसा उपद्रव नहीं फैलाता। ये जो सत्ता खोई हुई जो लोग हैं, जिन्होंने सत्ता को खोया है, वो दोबारा से सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो केवल इस पर जो ना उपद्रव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये किसान नहीं हो सकते। वहीं दिवाली के 6 दिन बाद आने वाले त्योहार छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कद्दू भात और नहाय खाए के साथ आज छठ का पहला दिन है। छठ का व्रत करने वाली महिलाओं ने कहा कि आस्था के महापर्व की शुरुआत नहाय खाए और कद्दू भात से शुरू हुई है और इसके बाद दूसरे दिन शाम के वक्त खरना किया जाता है, जिसमें चावल गुड़ की खीर बनाई जाती है और तीसरे दिन संध्या को डूबते सूरज को अर्घ्य देकर चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और 4 दिन के इस महापर्व की इसी के साथ समाप्ति होती है। पहले तो नहाया जाता है, उसके बाद जल दिया जाता है, भगवान की पूजा किया जाता है। उसके बाद हम लोग की घिया काटते हैं, उसको बनाते हैं, अरवा चावल बनाते हैं, अरहर की दाल, नमक भी नेमहा पड़ता है और हल्दी भी। पहले का कोई सामान यूज नहीं होता है छठ में। 12 साल से करते आ गए। क्या लगता है करने से? आज के ही हो गया, कल के हम लोग नेमहा आटे रखेंगे, सान के उसकी रोटी बनाएंगे, खीर बनाएंगे और उसको पूजा करेंगे। उसके बाद उसके दिन वाले, परसों के दिन वाले 10 तारीख को हम पकवान बनाएंगे। जो पकवान बने, ठेकुआ, पूड़ी, खजूर, जो पकवान हो सब बनेगा। उसको लेकर हम घाट पर जाएंगे, छठी घाट। वहाँ पे हम लोग जल देंगे, उसको चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। उधर बल्लभगढ़ में छठ का सामान बेचने वाले दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का यह कहना है कि पुल ना बनने से सभी दुकानें 25 साल से हाईवे के करीब लगाई जाती थीं, लेकिन इस बार पुल निर्माण होने की वजह से छठ का सामान बेचने वाली सभी दुकानें अब पुल से अंदर की तरफ लगाई जा रही हैं। इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारे मथा रोड पे लगते थे, मेन बाहर मथा रोड पे लगते थे दुकान हमारे फ्रंट पे। अभी हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं। आप हालत दे सकते हो, पीछे आप दिखा सकते हो कैसा हालत है। पब्लिक को आने में बड़ी दिक्कत है।
दूसरी बात ये पब्लिक आज से करीब 20-25 साल से जो हमारी दुकान रोड पे लग रही है, लोग को पता है मथा रोड पे दुकान लगती है। अभी लोग पब्लिक बहुत अनजान होगी क्योंकि हमारी दुकान देख लो काफ़ी अंदर आ चुकी है। पब्लिक आना जाना बहुत कम हो चुका है क्योंकि बहुत लोग पब्लिक को पता नहीं है कि इस बार दुकान कहाँ लगी पड़ी है। सबसे दिक्कत तो हमारे ये हो रहा है कि हमारे पब्लिक यहाँ तक आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। दूसरी बात ये जी, गंदगी भी बहुत है, पब्लिक को आने जाने में भी दिक्कत है। फ्रंट पे थे तो हम कुछ सामान वामान बेच पाते थे। इस बार तो हमें ये लग रहा है कि हमारा माल पूरा बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। थोड़ा दिक्कत ये क्योंकि हमारे पब्लिक आधी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पब्लिक इस वजह से बढ़ चुकी है, बहुत लोग अनजान हो चुके हैं यहाँ पे। 25-30 साल से यहाँ पे दुकानें लग रही है और हाईवे पे लगा करता था और बहुत सारे ग्राहक कई जगह के पलवल से, होटल से, राजस्थान से और सिकरी से और बहुत सारी कॉलोनियाँ थी। सब लोग यहाँ पे जानते थे कि यहाँ पे छठ का पूजा का सामान मिलता है। अब पहली बार अब ये अंदर लगा है क्योंकि पुल भी बन गया है और जगह भी नहीं है वहाँ पे और गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। फिर भी मजबूरी है, छठ पूजा हम मनाते हैं, सामान लेने हम कहाँ जाएंगे, हम खुद भी करते हैं और बेचते भी हैं। दुकान तो मैं 15 साल से लगा रहा हूँ। पहले कहाँ लगती थी दुकान आपकी? पहले लगते थे हाईवे रोड पे। हाईवे रोड पे। अब कहाँ लगाई जा रही है? अभी तो अंदर लग रहा है। कोई नुकसान हो रहा है इससे? बहुत नुकसान हो रहा है। किस तरीके का? किस तरीके ग्राहक को मुश्किल है आना, वहाँ रोड पर से दिखता था, अभी दिख नहीं रहा। तो चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।